हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम करने वाले हैं ग्राम विकास और भूमि सुधार। आपका टॉपिक क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टॉपिक, ताकि आपको यहाँ पर समझ में आए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं ग्राम विकास और भूमि सुधार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इस क्योंकि आप नेपाल का पेपर देने जा रहे हैं, तो इस यहाँ से क्वेश्चन चाहे थ्योरी के फॉर्म में पूछे, चाहे फैक्ट के फॉर्म में पूछे, पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको लगभग 60+ क्वेश्चन है। इन 60+ क्वेश्चन को एक बार आप देखने के बाद, लगभग 70 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको देखने के बाद आपको इस टॉपिक से जितनी भी थ्योरी होंगे, जितने भी आपके माइंड में चीज़ें चलती होंगी ग्राम विकास भूमि सुधार से लेकर, वो सभी क्लियर हो जाएंगी। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी आपको यूट्यूब पे टीचर पढ़ा रहे हैं, देखिए ये आपका एक बुक है। कौन सी बुक है? ये घटना चक्र की बुक है। जो यूट्यूब पे आपको टीचर पढ़ाते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें उनका जो नोट्स होता है, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा फैक्ट दिया रहता है। बाई चांस से, मैं नहीं कह रहा हूँ कि फैक्ट नहीं पूछा जाता, पेपर में पूछा जाता है। बाई चांस से अगर आपको उसके अंदर की चीज़ें नहीं पता होगी, फैक्ट आपको अगर नहीं आ पाया, कहीं पर वो थ्योरी के फॉर्म में कोई चीज़ें पूछ लिया आपका एग्जामिनर, तो आप थोड़ा सा वहाँ फंस सकते हैं। तो आपको लगेगा कि पेपर टफ है। लेकिन अगर आप उसके पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं, ग्राम विकास के है, क्या सुधार हुआ है, कब से सुधार ये हुआ है, तो अगर उसकी पृष्ठभूमि को आपको पता चल जाता है, तो कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए आप वहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, एक बार आप बुक भी पढ़ा करिए। ठीक है, जैसे आप क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, नहीं, एक बार अगर आपके पास बुक है, मैं नहीं कह रहा हूँ वीडियो मेरा देखिए, मैं कह रहा हूँ आप बुक पढ़िए, उससे ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। उसी बुक को पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उसको एमसीक्यू के फॉर्म में करता हूँ, क्योंकि बुक आपको किस में दिया गया है, थ्योरी के फॉर्म में दिया गया है। थोड़ा सा मैं उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एमसीक्यू के फॉर्म में करवा रहा हूँ। तो वही बुक है, सिर्फ आपको यहाँ पर क्या किया गया है, एमसीक्यू के फॉर्म में करवाया गया है। बुक का पढ़ने के बाद एमसीक्यू करिए, या एमसीक्यू करने के बाद बुक पढ़िए, आपकी बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा आप ऑनलाइन चीज़ों पर डिपेंड ना रहा करिए। बुक जो आपके जैसे क्या होता था, आपके जो पापा जी होते थे, या पिछले आपकी जनरेशन जो होती थी, वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ों पर नहीं डिपेंड थी, क्या बुक पर ज़्यादा डिपेंड थी, क्योंकि उनको बुक में ज़्यादा मटेरियल मिल जाता है। ठीक है, कंपेयर टू ऑनलाइन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ कोई भी पेपर आए, उसका बुक खरीद लीजिए, जो भी बुक आपको मार्केट में लगे कि हाँ ये बुक अच्छी होती है। सिर्फ ऑनलाइन चीज़ों पर ही डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो चलते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा। ये आपको बुक ही पढ़ाया जा रहा है, घटना चक्र की बुक है। ठीक है, यहाँ क्या कर रहे हैं कि चकबंदी, ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखते नहीं, गांव में चकबंदी होती है। अब देखिए, जो चकबंदी होती है, जैसे आपका आपका घर यहाँ पे है, तो आपके घर यहाँ गांव में है, आपका एक खेत यहाँ पर है, एक खेत यहाँ पर है, एक खेत यहाँ पर है, एक खेत। तब चकबंदी इसलिए होती थी कि ये जो छोटे छोटे आपका खेत है, यहीं पर सब आ जाए और यहाँ मिलकर ये आपका बड़ा खेत बन जाए। क्योंकि अगर आपका खेत यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, तो क्या होगा, आपको यहाँ सिंचाई करना होगा तो एक ट्यूबवेल यहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ सिंचाई करना होगा तो एक ट्यूबवेल यहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ होगा तो एक ट्यूबवेल। अगर पास ही होगा तो यहाँ एक ट्यूबवेल लगा देंगे। आपकी जो रिसोर्सेस होता है, आपका टाइम होता है कंजप्शन, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसीलिए क्या किया गया है, सरकार के द्वारा चकबंदी का प्लान लाया गया है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर क्या करें हैं, चकबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्राम विकास और भूमि सुधार में चकबंदी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या होता है, छोटे भूखंडों को जोड़कर बड़े खेत बनाना, इसका कार्य होता है। तो छोटे भूखंडों को जोड़कर बड़े खेत बनाना। अब देखिए, यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, चकबंदी का उद्देश्य क्या होता है, छोटे छोटे बिखरे हुए खेतों को मिलाकर बड़े खेत बनाना। इससे आधुनिक कृषि तकनीकों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर,
का उपयोग आसान होता है और कृषि उत्पादकता क्या होती है, बढ़ती है। मतलब क्या होता है, अगर छोटा खेत रहेगा तो बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ कैसे चलेंगी। बड़ा खेत होगा, बड़ी बड़ी मशीनें दिखते हैं आपको रूस में, यूक्रेन में या अमेरिका में देखते होंगे, वहाँ बहुत बड़े बड़े खेत आपको मिल जाते हैं। तो ठीक है, तो छोटे भूखंडों को जोड़कर बड़े खेत बनाना कहते हैं। करीब 1950 और 60 के दशकों में विकास नीति निर्माताओं ने मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित किया था। करीब 1950-60 के दशकों में विकास नीति निर्माताओं ने मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित किया था, ये बताना है। तो उन्होंने मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित किया था, तो उन्होंने उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय पर ध्यान केंद्रित किया था। किस पर? उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय पर ध्यान केंद्रित किया था। मैं कहता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो आपका टॉपिक क्लियर होगा बहुत आसानी तरीके से। इससे पहले हमने बहुत से टॉपिक इस चैप्टर से कंप्लीट कर दिया है, ग्राम विकास और समाज से। यहाँ पर जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट आपका दिया है, एक ही प्ले लिस्ट बना है आपका उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए, ठीक है। उसी प्ले लिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। 1950 और 60 के दशकों में नीति विकास नीति निर्माण किस पर, यह यहाँ पर किस उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय पर ध्यान दिया था। 1950 और 60 के दशकों में विकास की नीतियों का मुख्य ध्यान विनिर्माण क्षेत्र की प्रगति, उत्पादन में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने पर था। तो क्या था? प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने पर था मेन ध्यान, ठीक है। लेकिन इन नीतियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आय असमानता और बढ़ गई। देखिए, कहीं कहीं पर लोगों, जैसे हरित क्रांति था, हरित क्रांति क्या था, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा सफल हुआ, जैसे आपका पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा में यहाँ बहुत ज़्यादा सफल हुआ। लेकिन अगर आप पूर्वी यूपी में देखिए, बलिया साइड, कुशीनगर, वहाँ पर ज़्यादा ये सफल नहीं हुआ। तो इसीलिए क्या हुआ, जहाँ पर ज़्यादा नहीं सफल हुआ तो वहाँ पर क्या किया गया, ये इनइक्वलिटी, इनकम इनइक्वलिटी बढ़ गई, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा जो निगेटिव इफेक्ट भी पड़ा, ऐसा नहीं कि सब पॉजिटिव चीजें पड़ जाती है, निगेटिव इफेक्ट भी पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका दूसरा होगा यहाँ आंसर, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि ग्राम विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। कह रहे हैं जो ग्राम विकास है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताना है। तो ग्राम विकास का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जीवन स्तर में सुधार करना, इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड लिविंग। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन है। ग्राम विकास का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। इसके अंतर्गत भोजन हुआ, कपड़ा हुआ, आवास हुआ, रोजगार हुआ, शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जाती है। तो ये याद रख लेंगे, ग्राम विकास का मुख्य उद्देश्य यही होता है, लोगों की जीवन स्तर में सुधार करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार का मुख्य साधन क्या है। करें जो ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार का मुख्य साधन क्या होता है, ठीक है। तो ये बताइए, अभी इसी टाइप का क्वेश्चन आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, कह रहे थे सबसे ज्यादा रोजगार कौन देता है, तो वहां पर क्या था, एग्रीकल्चर मतलब बताया गया था, ठीक है, मतलब आयोग के द्वारा। तो सबसे ज्यादा रोजगार, तो यहाँ करें ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार का मुख्य साधन क्या है, तो एग्रीकल्चर, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोगों की आय और रोजगार का मुख्य स्रोत क्या है, कृषि है। इसलिए कृषि का नियोजन और विकास ग्राम विकास योजनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये याद रख लेंगे, क्या अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। नहीं देखते हमारा क्या है। करें भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास की प्रमुख बाधा क्या मानी जाती है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र में जो गांवों का विकास होता है उसकी प्रमुख बाधा क्या मानी जाती है, ये बताना है। तो उसके ग्राम विकास की प्रमुख बाधा क्या मानी जाती है, तो क्या होती है, इलिटरेसी, निरक्षरता मानी जाती है। क्योंकि लोगों को जो साक्षरता की कमी होती है, जो विकास का योजनाएं चलती हैं सरकार के द्वारा, आधी योजनाएं तो लोगों को पता भी नहीं चलती है, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, आधी योजनाएं लोगों को पता भी नहीं चलती है। जैसे आप भी सब पढ़े लिखे भले होंगे, लेकिन आधी ऐसे सरकार की योजनाएं हैं जिसको आपको पता ही नहीं होगा। तो भारत के क्या कहा है, करें भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता एक गंभीर समस्या है
शिक्षा के अभाव के कारण लोग विकास कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी नहीं कर पाते हैं, जिससे ग्राम विकास की गति धीमी हो जाती है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। नहीं, देखते हैं, करें ग्राम विकास योजनाओं में शोध, रिसर्च और विस्तार एक्सटेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? करें ग्राम विकास योजनाओं में शोध, रिसर्च और एक्सटेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये बताना है। तो रिसर्च और एक्सटेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्या बताना है? लाभ लक्षित समूह तक पहुंचना। ठीक है, रीच बेनिफिट टू टारगेट ग्रुप। ठीक है, ये याद रख लेंगे। शोध ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त ज्ञान और तकनीक विकसित करना है। ठीक है, जबकि विस्तार एक्सटेंशन यह सुनिश्चित करता है कि इन तकनीकों योजनाओं का लाभ लक्ष्य समूह तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। ठीक है, तो याद रखें, शोध और विस्तार मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी चीजें हैं लोगों तक पहुंचे जा सके। ठीक है, पहुंचे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं यहाँ पे, करें ग्राम विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए कौन सी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? करें जो ग्राम विकास कार्यक्रम है उसको सफल बनाने के लिए कौन सी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये बताना है। तो कौन सी संस्थाएं मुख्य भूमिका निभाती है? तो पंचायतें हुए, बैंक हुआ और सहकारी समितियां हुआ। पंचायत, बैंक और कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ग्राम विकास को सफल बनाने के लिए। ग्राम विकास को सफल बनाने के लिए पंचायत, बैंक, सहकारी समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एवं संस्थाएं वित्तीय सहायता और भागीदारी और संसाधनों के वितरण में मदद करती हैं, जिससे ग्रामीण विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन संभव होता है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, कि निम्नलिखित में से ग्राम विकास कार्यनीति में भूमि और अन्य संसाधनों के एकीकृत पर बल दिया जाता है। ठीक है, हुई चीज रूरल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एम्फसाइज द कलेक्टिव ऑफ, कौन सी ग्राम विकास की कार्यनीति में अन्य संसाधनों और एकीकृत पर बल दिया जाता है, ये बताना है। तो कौन सा? संसाधनों का एकीकृत पर आधारित कार्यनीति पर बल दिया जाए। संसाधनों के एकीकृत पर आधारित कार्यनीति में भूमि के निजी स्वामित्व को समाप्त कर सामूहिक स्वामित्व पर बल दिया जाता है। तो याद रख लेंगे, निजी स्वामित्व को समाप्त कर सामूहिक स्वामित्व पर, जिससे भूमि का उपयोग अधिक उत्पादक और तरीके से किया जा सके। इस प्रकार की कार्यनीति का प्रयोग सोवियत संघ और चीन और पूर्वी यूरोप जैसे देशों में किया गया है। ठीक है, करें कृषक और कृषि परिप्रेक्ष्य पर आधारित कार्यनीति किस पर विशेष बल देती है? किस पर विशेष बल देती है, ये आपको बताना है। तो किस पर विशेष बल देती है? तो यहाँ पर जो विशेष बल दिया जाता है भूमि पुनर्वितरण और भूमि संबंध सुधार पर। कृषक और कृषि दृष्टिकोण आधारित कार्यनीति में भूमि सुधार और भूमि का पुनर्वितरण, छोटे छोटे किसानों के विकास पर जोर दिया जाता है। साथ ही इसमें सहकारी संस्थाओं के विपणन सुविधाओं में को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कृषक और कृषक परिप्रेक्ष्य आधारित कार्यनीति पर किस पर बल दिया जाता है? भूमि का पुनर्वितरण और भूमि संबंधी सुधार पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है, करें अनियंत्रित मुक्त बाजार पूंजीवाद कार्यनीति के अनुसार कृषि विकास में अग्रणी भूमिका कौन निभाता है? करें कृषि विकास में अग्रणी भूमिका कौन निभाता है, ये बताना है। तो अनियंत्रित मुक्त बाजार पूंजीवाद कार्यनीति के अनुसार संपन्न भूस्वामी, करें संपन्न भूस्वामी बड़े पैमाने की खेती और निवेश के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि करते हैं। इससे बाजार अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है और रोजगार तथा आय वृद्धि की उम्मीद की जाती है। ठीक है, तो कौन होते हैं? अनियंत्रित मुक्त बाजार पूंजी कार्यनीति के अनुसार कृषि विकास में अग्रणी भूमिका कौन निभाता है? तो संपन्न भूस्वामी जो होते हैं, वेल्दी लैंडलॉर्ड जो होते हैं, ये निभाते हैं संपन्न भूमिका। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखने में आ गया, कह रहे हैं द्विरूपात्मक डुलिस्टिक कृषि विकास योजना की विशेषता क्या है, ये बताइए। इसका विशेषता क्या है? ड्यूलिस्टिक
द्विरूपात्मक कृषि विकास योजना, इसका विशेषता क्या है? छोटे और बड़े खेतों का सह अस्तित्व। ठीक है, तो इसका क्या है? द्विरूपात्मक योजना में छोटे खेत और बड़े खेत दोनों साथ मौजूद रहते हैं। इसमें भूमि सुधारों पर विशेष बल नहीं दिया जाता है। इस प्रकार की योजनाओं का प्रयोग लैटिन अमेरिका के कई देशों में किया गया है। ठीक है, तो याद रख लेंगे क्या है? लैटिन अमेरिका के कई देशों में किया गया है। इसमें क्या किया जाता है? छोटे खेत और बड़े दोनों एक साथ मौजूद रहते हैं। ठीक है, किसमें? डुअलिस्टिक कृषि विकास योजना में। तो डुअलिस्टिक से ऐसे समझ जाइए, छोटे बड़े के जो खेत होते हैं वो एक साथ मौजूद रहते हैं। ठीक है, नहीं देखते हमारा क्या है? कह रहे हैं, संसाधनों के समान वितरण के लिए कौन से उपाय सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? जो संसाधन होता है उसका समान वितरण के लिए कौन सा उपाय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म जो होता है, संपदा और संसाधनों के समान वितरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे भू स्वामित्व की असमानता कम होती है और कृषि क्षेत्र में अधिक संतुलित विकास संभव होता है। तो कृषि क्षेत्र में अधिक संतुलित विकास संभव होता है इससे। करें, ग्राम विकास की योजना बनाते समय किस बात पर विशेष ध्यान रखा जाता है? ग्राम विकास की योजना बनाते समय, तो ग्राम विकास की जब योजना बनती है तो उस पर किस पर विशेष ध्यान रखा जाता है? तो विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताएं और समस्याएं पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, नीड प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट एरिया, ये जो भी क्वेश्चन है वो जो आपका थ्योरी दिया गया है उसी से सब लिया गया है। ठीक है, कोई भी अलग चीजें यहाँ पर आपका नहीं है। तो ग्राम विकास की योजना बनाते समय विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताएं पर और समस्याओं पर ध्यान रखना आवश्यक होता है, क्योंकि हर क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। करें, ग्राम विकास के लिए बहुस्तरीय नियोजन तंत्र विकसित करना क्यों आवश्यक है? करें, बहुस्तरीय नियोजन तंत्र, क्योंकि कार्य क्षेत्र व्यापक होने के कारण। याद रखेंगे क्या? कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत संरचना जैसे कई क्षेत्र शामिल होता है। इसलिए बहुस्तरीय नियोजन तंत्र विकसित करना क्या होता है? आवश्यक होता है यहाँ पे। फिर स्थानीय क्षेत्र का नियोजन किसके माध्यम से ग्राम विकास लाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है? स्थानीय क्षेत्र का नियोजन किसके माध्यम से ग्राम विकास लाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है? तो किसका किसके माध्यम से विकास लाने का? तो पंचायतों के माध्यम से। स्थानीय क्षेत्र का नियोजन पंचायत के माध्यम से किया जाता है। पंचायतों द्वारा किया गया नियोजन स्थानीय समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने और समाधान करने में मदद करता है, जिससे ग्राम विकास को गति मिलती है। करें, ग्राम विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण माना जाता है? ग्राम विकास के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण माना जाता है? तो कौन सा? शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचा, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण माना जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर सुविधाएं, आधारभूत संरचना, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन जैसे कार्यों पर ध्यान एकत्रित करता है। करें, भूमि सुधार। भूमि सुधार मुख्य संबंध किससे है? करें, जो भूमि सुधार होता है उसका मुख्य उद्देश्य किससे? अब यहाँ भूमि सुधार से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो क्या है? भूमि पट्टों के सुधार पर होता है। ठीक है, करें, लैंड रिफॉर्म का संबंध भूमि पट्टा लैंड टेन्योर सिस्टम में सुधार करना। इससे भू स्वामित्व, पट्टेदारी, किराएदारी और भूमि के पुनर्वितरण से संबंधित व्यवस्थाओं को सुधारना शामिल होता है। जैसे क्या होता है, पहले किराएदारी, पट्टेदारी ये सब होता है, तो उसी को सुधार करना होता है। तो भूमि सुधार का संबंध किसमें है? भूमि पट्टों के सुधार में। ठीक है, तो याद रखना किसमें? भूमि पट्टों के सुधार में। करें, टेन्योर, पट्टा शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? करें, जो पट्टा शब्द होता है ये किस लैटिन शब्द से बना है ये बताना है। तो पट्टा शब्द किस लैटिन शब्द से बना होता है? तो टीनियो से बना है। किससे बना है? ये टीनियो से बना है, ये याद रखेंगे। ठीक है, किससे बना है? ये टीनियो से बना है। तो पट्टा शब्द लैटिन शब्द टीनियो से बना है, अर्थ होता है कब्जा रखना। तो इसका अर्थ क्या होता है? कब्जा रखना। इसलिए भूमि पट्टा उस व्यवस्था को दर्शाता है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा भूमि पर कब्जा या स्वामित्व रखा जाता है।
ये देखते हैं भूमि सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। करें जो भूमि सुधार होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो भूमि सुधारों का मुख्य उद्देश्य भूमि का समान वितरण, सामाजिक न्याय स्थापित करना और अमीर भूस्वामी और गरीब भूमि किसानों के बीच असमानता को कम करने का प्रयास किया जाता है। भूमि सुधारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से अव्यय शामिल हैं। भूमि सुधारों के अंतर्गत कौन से अव्यय शामिल होते हैं ये बताना है। ठीक है, तो भूमि सुधारों के अंतर्गत आपके सभी शामिल होते हैं। बिचौलियों का उन्मूलन किया जाता है इसमें, काश्तकारी सुधार किया जाता है और भूमि चकबंदी किया जाता है। ठीक है, तो सभी चीजें यहाँ पर क्या किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, बिचौलियों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूमि चकबंदी। भूमि सुधारों के अंतर्गत बिचौलियों का उन्मूलन किया जाता है, काश्तकारी सुधार किया जाता है, भूमि संपत्ति पर हदबंदी, भूमि का चकबंदीकरण, भूमि अभिलेखों का विस्तारीकरण शामिल है। इसका इनका उद्देश्य भूमि के समान वितरण और कृषि विकास को बढ़ावा देना है। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या रही है। करें जो स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या रही है। तो यहाँ पर बिचौलियों का उन्मूलन सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। ठीक है, सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। जैसे जमींदार और अन्य माध्यमों की भूमिका समाप्त कर किसानों को सीधे भूमि पर अधिकार देने का प्रयास किया गया। करें भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था। करें जो भारत में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था ये कब लागू किया गया था ये बताना है। तो भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था, 1793 में लागू किया गया था। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था, जिसमें जमींदारों को भूमि का स्वामित्व देकर उसे निश्चित राजस्व वसूला जाता था उनसे। ठीक है, तो जमींदारों को भूमि का स्वामित्व दिया जाता था और उनसे निश्चित राजस्व वसूला जाता था। और जमींदार क्या करते थे, जो छोटे किसान होते थे उनको परेशान करते थे। तो 1793 यहाँ पर आंसर होगा। करें भारत में कृषि क्षेत्र आज भी लगभग कितनी श्रम शक्ति लगी हुई है। भारत के कृषि क्षेत्र में आज भी लगभग करें कितनी श्रम शक्ति लगी हुई है ये बताना है। तो भारत के कृषि क्षेत्र में आज भी लगभग 60% से अधिक श्रम शक्ति लगी हुई है। सीमांत किसान और भूमिहीन किसान श्रमिक हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन कर रहा है। हमारा कह रहा है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था। कह रहे बंगाल में जो अस्थायी बंदोबस्त है ये किस वर्ष लागू किया गया था, 1793 में। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। इसके तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी माना जाता था। वह सरकार के लिए माल गुजारी लगान वसूलने के लिए जिम्मेदार होते थे। रैयतवाड़ी रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है कि मुख्य विशेषता क्या है। कह रहे रैयतवाड़ी ये कहाँ पर, मेनली ये मद्रास मुंबई ये एरिया में चला चला था। तो ये क्या होता था, सरकार द्वारा रैयत से सीधे कर, रैयत क्या होते हैं, जो रैयत का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है फार्मर। फार्मर ठीक है, तो फार्मर मतलब क्या होता है, किसान। ठीक है, तो किसान होता है फार्मर माने। तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फ्रॉम पीजेंट्स बाई गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार द्वारा रईस से सीधे पैसा वसूला जाता था। इसमें क्या होते थे, जमींदार नहीं इन्वॉल्व होते थे, यहाँ पर किसानों से सीधे। ठीक है, देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार किसानों रैयत से सीधे भूमि की वसूली करती थी। इनमें कोई मध्यस्थ या जमींदार नहीं होता था। यह व्यवस्था मुख्यतः दक्षिण और पश्चिम भारत में लागू थी। ठीक है, ये याद रखेंगे। क्रम महलवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः भारत के किन क्षेत्रों में लागू थी। करें जो महलवाड़ी व्यवस्था है ये भारत के किन क्षेत्रों में लागू थी। तो महलवाड़ी व्यवस्था ये याद रख लेंगे, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब पंजाब के एरिया में ज़्यादा ये चलती थी। ठीक है, बनारस के एरिया में। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था के अनुसार भूमि गांव परिवारों के समूह, महल जो आपका भूमि का गांव होता है या समूह होता है वो पूरा सामूहिक संपत्ति माना जाता था। ठीक है, मतलब पूरा जमीन एक गांव की मतलब महल की संपत्ति माना जाता था। इन्हीं महल से लगान वसूल किया जाता था। कर देने की जिम्मेदारी होती थी उसी समूह की होती थी। यह व्यवस्था उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में लागू थी। अब जैसे ऐसे अगर मैप बनाएंगे तो यहाँ पर याद रखेंगे अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, बंदोबस्त। यहाँ पर क्या याद रखेंगे, रैयत। ठीक है, रैयत वाड़ी। ठीक है, ये रैयतवाड़ी होगा। और इस साइड में क्या होगा,
महलवाड़ी, ठीक है, महलवाड़ी ऐसे याद कर लीजिएगा। यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये सिस्टम था, मतलब क्षेत्र पर लागू था कहाँ कहाँ पे। मालगुजारी समझौते में मालगुजारी के रूप में किसे पहचाना जाता था? मालगुजारी समझौते में मालगुजार के रूप में कौन होता था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बताना है। जो मालगुजारी समझौता था, सेटलमेंट था, उसमें मालगुजार कौन होता था? तो मालगुजार कौन होता था? गांव का प्रधान जो व्यक्ति होता था उसको मालगुजार कहते थे। ठीक है, तो याद रखेंगे, गांव का प्रधान व्यक्ति, ठीक है, जो गांव का प्रधान व्यक्ति, इसी से प्रधान बन गया है, ठीक है, तो जो प्रधान मालिक होता था, तो कोई बुजुर्ग बुजुर्ग बढ़ता बनता होगा या बहुत समझदार व्यक्ति। मालगुजारी व्यवस्था में गांव के प्रमुख व्यक्ति को मालगुजार के रूप में माना जाता था, जो सरकार के लिए भूमि कर मालगुजारी वसूलने का कार्य करता था। ठीक है, ये याद रख लेंगे। बंगाल काश्तकारी अधिनियम, बंगाल टेनेसी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। बंगाल टेनेसी अधिनियम, बंगाल टेनेसी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो कब पारित हुआ? 1859 में पारित हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसानों में बढ़ते असंतोष के कारण 1859 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम में कहा गया कि जो काश्तकार किसी भूमि पर लगातार 12 वर्षों से खेती कर रहा है, उसे भूमि के कर्ज कब्जे का अधिकार प्राप्त हो, उससे उस भूमि पर कब्जे का अधिकार प्राप्त होगा। अगर कोई काश्तकार है, वो क्या है, 12 वर्षों से खेती कर रहा है, तो वह उस पर क्या कर सकता है? कब्जा कर सकता है। बंगाल काश्तकारी अधिनियम, बंगाल टेनेसी एक्ट में यही कहा गया, तो याद रख लेंगे। बंगाल टेनेसी एक्ट में क्या कहा गया कि अगर कोई 12 वर्षों से खेती कर रहा है तो उसे उस भूमि पर कब्जे का अधिकार प्राप्त होगा। करें, फ्लाउड कमीशन किस वर्ष स्थापित किया गया? करें, जो फ्लाउड कमीशन है, फ्लाउड कमीशन, ठीक है, ये किस वर्ष स्थापित किया गया, ये बताना है। बंगाल भूमि कर आयोग, जिसे फ्लाउड कमीशन कहा जाता है, क्या है? बंगाल भूमि कर आयोग, जिसे फ्लाउड कमीशन कहा जाता है। बंगाल भूमि कर आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। क्या है? बंगाल भूमि कर आयोग किसको कहा जाता है? इसको फ्लाउड कमीशन कहा जाता है, फ्लाउड कमीशन, कमीशन, ठीक है। 1940 में स्थापित किया गया, 1940 में। इस आयोग ने जमींदारी व्यवस्था को कृषि की अक्षमता का प्रमुख कारण बताते हुए इसके उन्मूलन की सिफारिश किया। तो याद रख लेंगे, फ्लाउड कमीशन की सिफारिश किसने, वो मतलब जमींदारी व्यवस्था अ, को कृषि की अक्षमता का प्रमुख कारण बताया इसने। ठीक है, और इसने कहा, क्लाउड कमीशन ने, कि जो जमींदारी व्यवस्था है इसको हटा दिया जाए। ठीक है, तो याद रख लेंगे, ये 1940 की बात है, फ्लाउड कमीशन। ठीक है, तो ये किसी प्रकार से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। करें, स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार नीति में पहला महत्वपूर्ण मील पत्थर किसे माना जाता है? स्वतंत्रता के बाद जो भूमि सुधार में नीति, भूमि सुधार में पहला महत्वपूर्ण मील का पत्थर किसे माना जाता है? तो पहला महत्वपूर्ण मील का पत्थर कांग्रेस कृषि समिति 1949 की रिपोर्ट थी। तो भूमि सुधार नीति में पहला महत्वपूर्ण मील का पत्थर कांग्रेस कृषि नीति 1949 रिपोर्ट थी, जिसकी अध्यक्षता जेसी कुमारप्पा ने किया था। याद रख लेंगे, जेसी कुमारप्पा ने किया था। इस समिति में जागीरदारी और बिचौलियों के उन्मूलन की सिफारिश की। तो इस समिति ने क्या किया? जागीरदारी और बिचौलियों के उन्मूलन की सिफारिश किया। तो स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार नीति में पहला महत्वपूर्ण पत्थर, मील का पत्थर किसे माना गया? तो इसमें पहला महत्वपूर्ण जो मील का पत्थर था, कांग्रेस कृषि समिति 1949। तो याद रखेंगे कौन सा था? कांग्रेस कृषि समिति 1900। एक मिनट, पीछे वाला क्वेश्चन क्या था? क्लाउड कमीशन वाला हो गया, ये वाला एक, हाँ हाँ सर, मैं सोचा कुछ छोड़ गया। भूमि सुधार नीति में पहला महत्वपूर्ण मील का पत्थर कांग्रेस कृषि समिति 1949। तो याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कांग्रेस कृषि समिति, ठीक है, कांग्रेस कृषि समिति 1949 की रिपोर्ट है, जिसकी अध्यक्षता JC कुमारप्पा ने किया था। किसने किया था? JC कुमारप्पा ने किया था। इस समिति ने जागीरदारी और बिचौलियों के उन्मूलन की सिफारिश किया। किसने? जागीरदारी और बिचौलियों के उन्मूलन की, ठीक है, कांग्रेस कृषि समिति, जिसकी अध्यक्षता KC कुमारप्पा ने किया था। इसने क्या किया? जागीरदारी और बिचौलियों का उन्मूलन की सिफारिश किया था। करें बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1859 के अनुसार कितने वर्षों की खेती करने पर काश्तकार को कब्जे का अधिकार मिलता था? बंगाल काश्तकारी अधिनियम, तो अभी ये हमने बताया कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1859 के अनुसार जो किसान किसी भूमि पर लगातार 12 वर्षों से खेती करता था, उसे जो क्या होता था, वो कब्जे का अधिकार प्राप्त हो। इसका उद्देश्य था किसानों को जमींदारों को शोषण से कुछ हद तक सुरक्षा देना। मान लीजिए कोई है जमींदार, उस पर कोई छोटा सा काश्तकार खेती कर रहा है, 12 वर्षों से कर रहा है, तो वो छोटे से किसान का हो जाता था, ठीक है, ताकि उसको भी कुछ जमीन मिल जाए। तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1859, बंगाल टेनेसी एक्ट 1859 में यही कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। कांग्रेस कृषि समिति 1949 की अध्यक्षता किसने की? तो किसने किया था? तो JC कुमरप्पा ने किया था। किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने? JC कुमरप्पा ने किया था, बहुत ही। कांग्रेस कृषि समिति 1949 की अध्यक्षता JC कुमरप्पा ने की थी। इस समिति ने भूमि सुधारों को लागू और जमींदार और बिचौलियों को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। अब ये बताइए, कुमरप्पा समिति ने राज्य और किसानों के बीच किसे समाप्त करने की सिफारिश किया था? तो उसने किसने सम बिचौलियों को समाप्त करने की सिफारिश किया था, ठीक है, ताकि किसानों से सीधे भूमि का अधिकार मिल सके और शोषण कम हो सके। तो बिचौलियों को समाप्त, ठीक है, करने की सिफारिश किया था। तो यहाँ पर क्या होगा? बिचौलिया। करे कुमरप्पा समिति के अनुसार लगातार कितने वर्ष की खेती करने वाले किसानों को भूस्वामी का अधिकार मिलना चाहिए? अब कुमरप्पा कह रहे हैं जो बंगाल टेनेसी एक्ट में था उसमें 12 वर्ष तक लगातार अगर खेती कोई काश्तकार कर रहा है, देखिए काश्तकार ये नहीं सोचिएगा बहुत बड़ा, काश्तकार जमींदारों से छोटे होते थे, ठीक है, तो कभी कभी वो छोटे किसान भी होते थे। तो अगर देखिए बंगाल टेनेसी एक्ट में 12 वर्ष तक खेती अगर कोई काश्तकार कर रहा है और कोई किसान कर रहा है तो उसको अधिकार मिल जाता था। लेकिन कुमरप्पा समिति जो थी ये जो 1949 का था, ठीक है, ये याद रख लेंगे, ठीक है, 1949 का जो कुमरप्पा समिति था, तो उसमें क्या किया गया था, इसका हेड थे तो इसलिए इनको ये समिति इन्हीं के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका कांग्रेस कृषि समिति 1949 इसका मिल नाम था, ठीक है। अब देखिए इन्होंने कहा अगर 6 वर्ष तक कोई कर रहा है, जो किसान लगातार 6 वर्षों तक किसी भूमि पर खेती करता है उसे उस भूमि का पूर्ण अधिकार दिया जाना चाहिए, कुमरप्पा समिति ने सुझाव दिया। तो 6 वर्ष याद रख लेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब थोड़ी सी मेहनत लगती है हमको। फिर ये देखिए थ्योरी के फॉर्म में रहता है, इसको मैं उस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ MCQ के फॉर्म में, इसके बाद उसको देखता हूँ कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, फिर आपके सामने लाया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करिएगा, जैसे हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं वैसे प्लीज़ आप भी सपोर्ट करिएगा, ठीक है, शेयर कर दिया करिएगा चैनल को अपने दोस्तों में, अपने जो भी लोग हैं, ठीक है, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए वीडियो लाता रहूँ, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्या हो रहा है। कह रहे कुमरप्पा समिति ने भूमि सुधारों को प्रभावी बनाने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने का सुझाव दिया है? तो उन्होंने किस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने का सुझाव दिया था, ये बताना है। तो उन्होंने स्वतंत्र केंद्रीय भूमि आयोग की, ठीक है, समिति ने एक स्वतंत्र केंद्रीय भूमि आयोग सेंट्रल लैंड कमीशन स्थापित करने की सिफारिश किया था। सेंट्रल लैंड कमीशन स्थापित करने की सिफारिश किया था। भूमि सुधारों को तेजी से लागू करने और उनकी निगरानी करने की शक्तियां हों। जिसके पास क्या है? भूमि सुधारों को तेजी से लागू करने और उनकी निगरानी करने की शक्तियां हो। स्वतंत्र केंद्रीय भूमि आयोग करें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस उपाय को शामिल किया गया? अरे जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था उसमें भूमि सुधार के अंतर्गत किसको शामिल किया गया? तो उसमें बिचौलियों को उन्मूलन, काश्तकारी सुधार और भूमि चकबंदी ये सभी शामिल किए गए।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधारों के लिए बिचौलियों का उन्मूलन किया जाना, काश्तकारी सुधार, भूमि हदबंदी और भूमि चकबंदी जैसे उपायों पर प्रस्ताव पास किया गया। ठीक है, प्रस्ताव किया गया। करें भूमि सुधारों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए केंद्रीय व्यवस्था की आवश्यकता पर किस वर्ष मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन पर जोर दिया गया? किस वर्ष मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन पर जोर दिया गया? 1969 में। 1969 में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भूमि सुधारों की प्रगति की निगरानी के लिए केंद्रीय व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। किस पर? केंद्रीय व्यवस्था स्थापित करने की व्यवस्था पर यहाँ पर जोर दिया गया, ये याद रख लेंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। केंद्रीय भूमि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? केंद्रीय भूमि सुधार समिति का गठन ये किसकी अध्यक्षता में किया गया और कब किया गया? तो ये याद रख लेंगे, ये 1970 में दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में भूमि से संबंधित समस्याओं का हल करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री और की अध्यक्षता में केंद्रीय भूमि सुधार समिति का गठन किया गया। तो केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में, ठीक है, 1970 में। करें किस वर्ष पंचवर्षीय योजना भूमि सुधारों को गरीबी उन्मूलन नीति का अभिन्न अंग बताया? तो वो कौन से पंचवर्षीय थी? वो सातवीं पंचवर्षीय थी। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया, सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह घोषित किया गया कि भूमि सुधार गरीबी उन्मूलन नीति का अभिन्न अंग है। ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया कि जो भूमि सुधार है ये गरीबी उन्मूलन नीति का अभिन्न अंग है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? 1992 से 1997 तक। ठीक है, के अनुसार ग्रामीण गरीबी का मुख्य कारण क्या है? करें जो ग्रामीण गरीबी का मुख्य कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या बताया गया? ठीक है, तो इसमें ग्रामीण जो गरीबी है इसका मुख्य कारण क्या बताया गया, ये बताना है। इसमें बताया गया औद्योगिक विकास की कमी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में स्पष्ट किया कि भूमिहीनता ग्रामीण गरीबी का मुख्य कारण है। ओ सॉरी, यहाँ पर भूमिहीनता होगा। ठीक है, तो भूमिहीनता है। ठीक है, भूमि सुधार में समाधान का महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, तो भूमिहीनता ही है। ठीक है, तो याद रखो, मतलब जो भूमि की कमी है उसी के कारण ग्रामीण गरीबी का मुख्य कारण है। ठीक है, तो मतलब अगर जमीन होगा नहीं किसी के पास तो वो खेती कैसे करेगा, अपना जीवन यापन करेगा? तो मेन उसका बेसिक चीज तो खेती करना है। अगर किसी के पास कोई जॉब नहीं है, किसी प्रकार का बाहरी इनकम नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा? खेती से अपना जीवन यापन करेगा। ठीक है, तो वही अगर उसके पास खेती नहीं होगा तो वो क्या कर सकता है? खेतिहर को भूमि लैंड टू टेलर का उद्देश्य किस योजना के रूप में प्रमुख रूप में शामिल किया गया? खेतिहर को भूमि का उद्देश्य किस योजना में, मतलब खेतिहर को भूमि उद्देश्य किस योजना के तहत शुरू किया? आठवीं पंचवर्षीय योजना थी। तो याद रख लेंगे, आठवीं पंचवर्षीय योजना थी। देखिए, जो आठवीं पंचवर्षीय योजना थी तो ये 7 उद्देश्य इसमें शामिल किए गए थे। भूमि सुधार से संबंधित 7 उद्देश्य शामिल किए गए थे। तो इसमें बहुत सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था खेतिहर को भूमि। ये याद रख लेंगे, कहिएगा खेतिहर को भूमि जो है, ये जो आपका आया था, टैग लाइन आया था, ये किस पंचवर्षीय योजना में आया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में आया था? आठवीं पंचवर्षीय योजना में आया था। करें राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई है? करें किस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई है राष्ट्रीय कृषि नीति के अंतर्गत? तो किस पर विशेष ध्यान देने की व्यवस्था बताई गई है? तो यहाँ पर भूमि की चकबंदी पर विशेष ध्यान देने की बताई गई है कि आप भूमि की चकबंदी करिए, भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण करिए, जैसे जो अभिलेख उभिलेख होते हैं, ठीक, खसरा खतौनी ये सब, उसका क्या करिए, उसका आप कंप्यूटरीकरण करिए। काश्तकारों के अधिकारों को मान्यता दीजिए, काश्तकारों अधिकारों को उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में भूमि की चकबंदी, भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण,
काश्तकारों के अधिकारों की पहचान, भूमि के पुनर्वितरण जैसे उपायों पर जोर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। कहें राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 के अनुसार हदबंदी से अधिक भूमि का वितरण किन्हें किया जाना चाहिए। कहें राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 के अनुसार हदबंदी से अधिक भूमि का वितरण किन्हें किया जाना चाहिए। बताइए किन्हें किया जाना चाहिए। तो किसमें, तो ये किन्हें, भूमिहीन किसानों और बेरोजगारों को। तो याद रखें राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 के अनुसार हदबंदी से अधिक, कृषि नीति के अनुसार हदबंदी से अधिक भूमि और अनुपयोगी भूमि भूमिहीन किसानों और बेरोजगारों में वितरित करने की सिफारिश की गई। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, भूमिहीन किसानों और बेरोजगारों को। देख सकते हैं हमारा क्या करा, करें भूमि अभिलेखों को आदतन, ठीक है, भूमि अभिलेखों को आदतन अपडेट करने के लिए राष्ट्रीय कृषि नीति में कौन सा उपाय सुझाया गया। कह रहे हैं जो भूमि है उसको अपडेट करने के लिए, ठीक है, मतलब समसामयिक बनाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए कौन सी चीजें बताई गई। तो यहाँ है राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में भूमि अभिलेखों को कंप्यूटरीकरण और किसानों को भूमि बही उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। तो याद रखेंगे क्या, कंप्यूटरीकरण और किसानों को भूमिकरण, दो दो चीजें किया गया। तो यहाँ पर यह एक तो कंप्यूटरीकरण हो गया, दूसरा किसानों को भूमि बही करें, किसानों को भूमि बही उपलब्ध किया जाए। ठीक है, तो याद रख लेंगे किसानों को भूमि बही उपलब्ध किया जाए ताकि अपडेट रहे, भूमि अभिलेखों को अपडेट किया जा सके, भूमि बही उनको उपलब्ध किया जा सके, राष्ट्रीय कृषि नीति में बताया गया, और उनको भूमि बही दिया जाए। ठीक है, एक नीले कलर का आपके घर पे रखा होगा, ठीक है, जो आपका होता है, मतलब जिसमें दिया जाता है कि क्या क्या जमीनें हैं, ये सब उसमें बताया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में भूमि पर किसके अधिकार को विशेष रूप से पहचानने पर बल दिया गया। ठीक है, भू राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में भूमि पर किसके अधिकार को विशेष रूप से पहचानने पर बल दिया गया। किसके अधिकार को, तो महिलाओं का जो अधिकार है उस पर जो है विशेष, ये 2000 की नीति है राष्ट्रीय कृषि नीति। राष्ट्रीय कृषि नीति ने भूमि पर महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें भू स्वामित्व को में शामिल करने पर जोर दिया गया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। अगर यहाँ सबसे क्वेश्चन आएगा तो आप 100% कर लेंगे इस वीडियो को करने के बाद। एक बार बढ़िया से आप सब जितनी वीडियो मैंने लाया है, देखिए पहले हमने वीडियो लाया था उसमें बहुत सारे फैक्ट थे, अभी जो वीडियो ला रहा हूँ ये थोड़ा सा थ्योरी। तो थ्योरी फैक्ट आपका प्लेलिस्ट बना है, जाकर वीडियो सब देख लीजिए एक बार। छोटे छोटे, एक बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आप नोट्स बनाइए, छोटे छोटे टाइप का नोट्स बनाइए, या आपके पास जो बुक है इसी में जो चीज़ें हैं ढूंढिए, या इस बुक को पढ़ने के बाद एक बार ये किया करिए, इस बुक को पढ़ लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन किया करिए, आपका पूरा बुक तैयार हो जाएगा। और आप ऐसे थ्योरी में पढ़ते रहेंगे नहीं तैयार होगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए अच्छा ही करूँगा अगर करूँगा तो। ठीक है, चलते हैं हम यहाँ पर नहीं देखते हैं, करें भारत में भूमि कर माल गुजारी की दर ऐतिहासिक रूप से कुल उत्पाद के लगभग कितने परसेंट के बीच पाई जाती थी। जो माल गुजारी है भारत में वो कितने परसेंट के रूप में पाई जाती थी ये बताना है। तो भारत में माल गुजारी लगभग 34 से 75% तक होती थी, जो किसानों के लिए अत्यधिक बोझ बन जाती थी। यह भूमि सुधारों का महत्वपूर्ण मुद्दा बना था। ठीक है, न देखते हैं, करें प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार भूमि कर की अधिकतम दर कुल उत्पाद के कितने भाग तक निर्धारित करने का सुझाव दिया गया था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना कह रहे हैं उसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भूमि कर की अधिकतम दर कुल उत्पाद के कितने भाग तक निर्धारित करने का सुझाव दिया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि की कर की अधिकतम सीमा कुल कृषि उत्पाद के 1/5 या 1/4 से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप 100 कुंटल गेहूं उत्पादित कर रहे हैं तो उस पर जो टैक्स है तो वो आपका प्रथम पंचवर्षीय में बोला गया है कि आप 25% दीजिए, 100% आपके पास आ रहा है। ठीक है,
100% अगर आपके पास आ रहा है तो आप 25% दीजिए, मतलब 1/5 दीजिए, ठीक है। या आप क्या करिए, ये सॉरी 1/4 दीजिए, या आप कर दीजिए ये 20% दीजिए, ठीक है। तो याद रखना 20% मतलब 1/5, ठीक है। तो 1/5 दीजिए या 1/4 दीजिए, तो यहाँ यही लिखा गया, चाहे 1/5 दीजिए, 1/5 है, मतलब आप 20% उसमें ज़्यादा मत दीजिए 100 का, और 25%, ठीक ठीक है। तो ये बताया गया है आपका, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। तो 1/4, 1/5, ठीक है। नहीं देखते हैं, कह रहे हैं, कांग्रेस कृषि सुधार समिति 1949 के अनुसार यदि भूस्वामी भूमि बेचना चाहता है तो पहला खरीदने का अधिकार किसे दिया जाना चाहिए। कोई भूस्वामी है, अगर वो अपनी भूमि बेचना चाहता है तो पहला सुधार किसे मतलब पहला अधिकार किसे दिया जाना चाहिए, ये बताना है। तो पहला जो अधिकार होगा वो किसको दिया जाना चाहिए, काश्तकार को। अब यही काश्तकार क्या है, अगर भूस्वामी, यही काश्तकार 6 वर्षों तक, इसमें क्या कहा था कुमरप्पा समिति ने, अगर 6 वर्षों तक लगातार कार्य करता है तो क्या करता है, उसकी जमीन तो हो ही जाएगी। अगर मान लीजिए ये भूमि स्वामी बेचना चाहता है कि हमें अब अपना बेच देना है, ठीक है, अगर बेच देना है तो पहला अधिकार यही टीनेंट का होगा, काश्तकार का होगा। कांग्रेस कृषि समिति 1949 में यह सुझाव दिया गया, यदि भूमि स्वामी भूमि बेचना चाहता है तो उस भूमि को खरीदने का पहला अधिकार उस काश्तकार का होना चाहिए जो उस भूमि पर खेती कर रहा है, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। नहीं देखते हैं, काश्तकारी सुधारों का अंतिम उद्देश्य क्या है, व्हाट वाज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ टेनेसी रिफॉर्म। काश्तकारी जो सुधार होता है उसका अंतिम उद्देश्य क्या है, ठीक है, बताइए, इसका अंतिम उद्देश्य क्या रहता है। तो गैर हाजिर भू स्वामित्व समाप्त करना, काश्तकारी सुधारों का मुख्य उद्देश्य है भूमि की जुताई करने वाले काश्तकारों और बटाईदारों के स्वामित्व अधिकार देना, गैर हाजिर भू स्वामित्व को समाप्त करना, ठीक, एब्सेंट लैंड रिफॉर्म को समाप्त करना, मतलब जो क्या है, जहां पर कोई जमीन है और उसका स्वामी कोई नहीं है, ठीक है, तो उसी को समाप्त करना, काश्तकारी सुधारों का अंतिम उद्देश्य यही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के दौरान लगभग कितने काश्तकारों को भूमि के स्वामित्व के अधिकार प्राप्त हुए थे। यानी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या किया गया था, उसमें कितने काश्तकारों को क्या किया गया था, भूमि का अधिकार प्राप्त हुआ था, ये बताना है, ठीक है। तो कितने भू लगभग 1,10,00,000 से अधिक, 1,10,00,000 से अधिक काश्तकारों को 15 मिलियन हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व अधिकार प्राप्त हुआ था, जो भूमि सुधार में एक महत्वपूर्ण कदम था, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, जो भूमि सुधार में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया था। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, करें, भूमि सुधारों के अंतर्गत काश्तकारों और सरकार के बीच सीधा संबंध स्थापित करने के लिए राज्यों द्वारा कौन सा उपाय अपनाया गया। तो राज्यों द्वारा कौन सा अपनाया गया, तो काश्तकारों को स्वामी घोषित किया गया, सरकार द्वारा भूस्वामी को मुआवजा दे दिया गया, मतलब जो भूस्वामी, जैसे भूस्वामी की जमीन काश्तकारों को दे दिया गया, फिर भूस्वामी को मुआवजा भी दिया गया, काश्तकारों को स्वामित्व हस्तांतरण कर दिया गया, उपलब्ध सभी, मतलब भूस्वामी भी खुश रहे हैं। कई राज्यों में सरकार ने काश्तकारों को स्वामी घोषित करना, भूस्वामियों को मुआवजा देना और भूमि का स्वामित्व काश्तकारों से हस्तांतरित करना, ठीक है, भूमि स्वामित्व काश्तकारों को हस्तांतरित कर दिया गया, जैसे उपाय अपनाए गए ताकि काश्तकार और राज्यों के बीच सीधा संबंध स्थापित हुआ। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपका सरकार है, ठीक है, ये सरकार है, सरकार के नीचे आपका लैंडलॉर्ड है, मतलब जो जमींदार है, ठीक है, जमींदार जो भूमि का स्वामी है, भूमि स्वामी। अब इसी के नीचे क्या है, इसी के नीचे आपका किसान है। अब क्या कह सकते हैं कि ये सरकार को इनसे बात करना है, लेकिन बीच में कि ये भूमि स्वामी लैंडलॉर्ड ये आ जा रहे हैं, ठीक है, जो जमींदार है, तो ये आ जा रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया, ये जमीन है, इनके पास है जमीन ये, अब इस जमीन पर सीधा अगर बात करना है तो इनसे बात करना है। तो सरकार ने क्या किया,
भूमि स्वामियों से कहा आप हमसे पैसा लीजिए और ये जमीन इनको हस्तांतरित कर दीजिए और आप क्या करिए यहाँ से थोड़ा सा साइड में जाइए। फिर सरकार ने क्या किया, इन किसान या काश्तकार, इसको बोल दीजिए काश्तकार, इन किसान या काश्तकार से क्या हुआ, डायरेक्ट संबंध स्थापित करने लगे, सीधा संबंध हो गया। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। नहीं, देखते हैं हमारा क्या है। खैर, भूस्वामियों पर हदबंदी लागू करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में लिया? तो भूस्वामियों का जो हदबंदी लागू कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था उसमें लागू किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1959 में, नागपुर का अधिवेशन 1959 में यह निर्णय लिया गया कि भूमि की अधिकतम सीमा, ठीक है, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग तय करने वाले कानून सभी राज्यों में लागू किए जाए ताकि भूमि स्वामित्व की असमानता कम की जा सके। भूमि स्वामित्व में असमानता क्या किया गया, कम किया जा सके। तो नागपुर अधिवेशन 1959 में हुआ था। इसी में निर्णय लिया गया कि भूमि की अधिकतम सीमा तय करने वाले किसान सभी राज्यों में लागू किया जाए। ठीक है, तय करने वाले कानून सभी राज्यों में लागू किया जाए। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। कानपुर में, तो ये नागपुर का अधिवेशन था। हदबंदी लागू करने का निर्णय कांग्रेस ने किसमें लिया? नागपुर अधिवेशन 1959 में। हदबंदी कानूनों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कानून, हदबंदी कानून का उद्देश्य क्या होता है? भूमि के अधिकतम स्वामित्व पर सीमा लगाना और अतिरिक्त भूमि और भूमिहीन सीमांत किसानों में वितरित करना। भूमि के अधिकतम स्वामित्व पर सीमा लगाना मतलब आप नहीं कि आप 500 बीघा जमीन लीजिए, ठीक है, और अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन और सीमांत किसानों में वितरित करना। जैसे क्या हुआ, आपका गांव है, इतना बड़ा आपका गांव है, ये आपके यहाँ एक जमींदार साहब रहते हैं, ठीक है, आपके गांव में। इन जमींदार के पास कितनी जमीनें हैं? 500 बीघा से आपका 800 बीघा इनकी ज़मीनें हैं। अब इसी में एक छोटा सा किसान रहता है, ऐसे छोटे छोटे किसान रहते हैं, इनका घर है, ठीक है। तो इनके पास कितना है? एक बिस्सा ज़मीन है, या किसी के पास कोई ज़मीन नहीं है, किसी के पास 2 बिस्सा, किसी के पास 1 बीघा ज़मीन है। तो देखिए असमानता कितनी है, असमानता जमीन और आसमान की असमानता है। पहले यही रहता था, अब तो बहुत से लोग अपनी जमीनें बेच दिए हैं, जो जमींदार होते थे। पहले यही अब असमानता रहती थी। तो यही हदबंदी कानून जो आया था, इसका यही उद्देश्य था, जिसके पास बहुत ज़्यादा जमीन है वो थोड़ा थोड़ा इन सब में बांटे, 2 4 10 10 बीघा इन सब में दिया जाए। ठीक है, तो पहले आप सुनते होंगे अपने दादाजी से, अपने नाना जी से, आप सुनते होंगे कि जो ये होता था कि वहाँ पर पहले हम सबको ज़मीनें बहुत सस्ती मिल जाती थी। आपने सोचा होगा, अपने बाप के बाबा जी कहते होंगे कि हमको 20,000 रुपये में 1 बीघे ज़मीन मिल जाती थी, या 10,000 रुपये में 1 बीघे ज़मीन मिल जाती थी। ठीक है, ऐसे बोलते होंगे। तो उसका मेन रीज़न जानते हैं क्या है? ऐसा नहीं कि बहुत सस्ती ज़मीन हो गई, उतनी सस्ती भी नहीं थी। ठीक है, सस्ती थी, आज से तो सस्ती ही थी, बट क्या हुआ, जमींदारों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये जो जमींदार थे, ये भूमि के बड़े बड़े स्वामी थे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जितना पैसा दीजिए, 20,000 दीजिए, 1 बीघा जाइए ले लीजिए। ठीक है, 10,000 दीजिए, जाइए आधा बीघा लीजिए। ठीक है, ऐसे ऐसे खेत तभी बिकते थे। ठीक है, तभी ऐसे आपने, आपके दादा बाबा सुने होंगे कि इतने में हमने इतना खेत खरीद लिया। उतने में खरीद नहीं, उनके पास प्रेशर था, सरकार का प्रेशर था। नहीं तो वो और सरकार जबरदस्ती ले लेती और किसानों को वितरित कर देती। लेकिन क्या किया गया, वो अपनी सोचे कुछ न कुछ तो पैसा आ ही जाए जेब में। इसीलिए क्या हुआ, वो आधे पौने दाम में बेचना स्टार्ट कर दिए। अब कोई बेचता है आधे पौने दाम में? नहीं बेचता। आज 1 बीघे की जमीन की कीमत 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख है। ठीक है, पहले क्या 20,000 में, 10,000 में, 5,000 में बेच दिया जाता था। ठीक है, तो इसीलिए तो यहाँ पर क्या है, का मुख्य उद्देश्य क्या है? अतिरिक्त भूमि और भूमिहीनों में अतिरिक्त जो भूमि का भूमिहीनों में वितरण करना। ठीक है, नेक्स्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सरकार अपने जैसे ये गांव है, अब सरकार कहीं से जमीन लाके यहाँ थोड़ी रख देगी। जो बड़े लोगों के पास जितनी जमीन है वही लोगों को वितरित करेगी। ऐसा थोड़ी है कि ये यहाँ दिल्ली से जमीन लाके उठा के रख दिए यहाँ पे। ठीक है, ऐसा थोड़ी होगा। तो इसीलिए कानून बनाया गया था। देखते हमारे क्या, हदबंदी कानूनी की पहली अवस्था किस अवधि में लागू की गई? पहली अवस्था जो थी, करें जो हदबंदी कानून था,
ये पहली कब लागू किया गया ये बताना है। बताइए, तो ये कब लागू किया? 1960 से 72 में। हदबंदी कानूनों का पहला चरण 1960 से 72 के बीच लागू किया गया। इस अवधि में कई राज्यों में भूमि सीमा निर्धारित करके कानून बनाए गए, लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन सीमित रहा। जो आपका पीडीएफ है उसको आज मैं दे दूंगा, पिछले वीडियो का पीडीएफ, तो इसका पीडीएफ आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, आज वीडियो पीडीएफ अभी जैसे ही ये वीडियो पड़ेगा उसको दे दूंगा। राष्ट्रीय दिशा निर्देश के बाद संशोधित हदबंदी कानून किस वर्ष लागू किए गए? करें, संशोधित हदबंदी कानून किस वर्ष लागू किए गए ये बताना है। तो कब लागू किया गया? संशोधित हदबंदी कानून 1972 में लागू किया गया। 1972 में मुख्यमंत्री सम्मेलन के बाद राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के आधार पर हदबंदी कानूनों में संशोधन किया गया ताकि भूमि सुधारों को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। तो याद रखेंगे, भूमि सुधारों को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। ठीक, 1972 में। कह रहे हैं, राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार सिंचित भूमि के लिए 5 सदस्यीय परिवार के लिए हदबंदी की सीमा कितनी निर्धारित की गई? जैसे एक परिवार में क्या हुआ, मान लीजिए दादा, नहीं मम्मी पापा, ठीक है, पापा जी मान लीजिए, पापा हो गए, ये मम्मी हो, ठीक है, मम्मी, पापा मम्मी, उनके क्या है, एक बेटा, एक बेटी, ठीक है, और एक और मान लीजिए बेटी हो गई। ठीक है, तो कितने हो गए? 5 लोग हो गए। इसी 5 लोगों के लिए कह रहे हैं, 5 सदस्य, मतलब ये लिख दिया हूँ, कोई और भी रह सकते हैं, दादा दादी रह सकते हैं, बेटा मम्मी पापा बेटा हो सकते हैं, तो ऐसे हो सकते हैं। तो 5 सदस्यीय परिवार के लिए हदबंदी की सीमा कितनी निर्धारित की गई, तो ये बताना है। तो 5 सदस्यीय परिवारों के लिए हदबंदी की सीमा 10 से 18 एकड़ के बीच निर्धारित की गई, जो भूमि की उर्वरता अन्य कारकों पर निर्भर करते थे। तो 5 सदस्यीय परिवारों के लिए कितना निर्धारित किया गया? 10 से 18 एकड़ निर्धारित किया गया। तो ये याद रखेंगे, 10 से 18 एकड़ निर्धारित किया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बीघम बता दीजिए कि बीघम कितना होगा। अब देखिए, अगर हम कहते हैं कि 1 एकड़, ठीक है, 10 से 18 एकड़, 1 एकड़ बता बराबर, तो 1 एकड़ में कितना जमीन होता है? 1.6 बीघा जमीन होता है। मतलब क्या, अगर हम मोटा मोटा देखें तो 1.5 बीघा जमीन होता है। ठीक है, तो याद रख लेंगे कितना हो रहा, लगभग 1.5 बीघा, 1 एकड़ में 1.6 बीघा जमीन होता है। तो कह रहे हैं कि 10 से 18 एकड़। अब देखिए 10 से 18 इतना वेरिएशन क्यों है? क्योंकि ये निर्धारित किया जाता है कि वहाँ की उर्वरता और वहाँ अन्य कारक, मान लीजिए उनको 50 हम एकड़ जमीन दे दिए, वो ऊसर बंजर जमीन है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो जाता है? तो उसका मतलब कुछ नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए जहाँ पर जमीन अच्छी है वहाँ पर 10 एकड़ दिया जाएगा, जहाँ पर ज़मीन थोड़ा ख़राब है तो वहाँ बढ़ा दिया जाता होगा कि यहाँ 10 एकड़ लीजिए, 12 एकड़ लीजिए, 15 एकड़ ले लीजिए, 18 एकड़ ले लीजिए। ठीक है, ऐसे। तो 1 एकड़ में 1.6 बीघा जमीन हो गया। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, 1 एकड़ में 1.6 बीघा जमीन होता है। और यहाँ कितना दे रहा है? 10 से 18, मतलब कितना, लगभग 10 बीघा से ऊपर जमीन आपको क्या मिल जाता है। ठीक है, 12-15 बीघा से ऊपर जमीन मिल जाता है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, मतलब अगर 10 एकड़ जमीन है तो ये क्या, 10 एकड़ 10 बीघा तो ऐसे हो गया, और आधा आधा बीघा और कर दीजिए, 15 बीघा से ऊपर हो गया। ठीक है, अगर हम 10 ही बीघा देते, 10 ही एकड़ देते हैं तो 15 बीघा, सोचिए 15 बीघा होती है जमीन। ठीक है, 5 परिवारों के लिए, 5 परिवारों के लिए। नहीं, देखते हैं हमारा क्या है। कह रहे हैं, अन्य प्रकार की भूमि के लिए अधिकतम हदबंदी सीमा कितनी निर्धारित की गई है? अन्य प्रकार के भूमि के लिए यहाँ क्या था, यहाँ का राष्ट्रीय दिशा निर्देश में सिंचित भूमि के लिए, कह रहे हैं सिंचित भूमि के लिए कितनी निर्धारित की गई थी? कह रहे हैं जो अन्य प्रकार की भूमि के लिए, मतलब जो अन्य प्रकार की जो भूमि है, यहाँ पर क्या था, जो अच्छी भूमि थी। पिछले वाले में हमने देखा कि ये जो अच्छी भूमि थी, मतलब जो मैं कहूँ कि आपके यहाँ कौन से फसलें होते हैं, आप कहेंगे मेरे यहाँ मिट्टी बहुत अच्छी है, पानी हमेशा रहता है, अच्छी फसलें हो जाती हैं। मैं कहा कि राजस्थान के एरिया में वहाँ पानी नहीं मिल पाता, तो वहाँ पर कितना निर्धारित किया गया है
राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अन्य भूमि की अधिकतम सीमा 54 एकड़ से लगभग उन 21.3 हेक्टेयर, हेक्टेयर अलग है ना, तो एकड़ की हम बात करें, एकड़ मतलब 1.6 बीघा, ठीक है। तो लगभग कितना है, 54 एकड़ की सीमा रखी गई। तो 54 एकड़ सीमा निर्धारित कितनी की गई, 54 एकड़, मतलब क्या है, आप देखते होंगे राजस्थान उस्थान में या कुछ ऐसे एरिया में लोगों के पास बहुत ज़मीनें होती हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या है, ज़मीनें भली होती हैं लेकिन पानी की कमी है, इसलिए बहुत सारी फसलें नहीं हो पाती हैं। तो 54 एकड़ रखे गए सिंचित भूमि के लिए, 10 से 18 एकड़ हदबंदी में, और ये अन्य प्रकार की भूमि में 54 एकड़, ठीक है। तो ये है। करें, भारत में अधिकांश हदबंदी कानूनों को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया। अधिकांश हदबंदी जो कानून है उसको संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है, ये बताना है। तो कौन सी अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। भूमि सुधारों में कई कानूनों को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया, उन्हें न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा मिल सके, ताकि उन्हें न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा मिल सके, ताकि मान लीजिए कोई हदबंदी हो रही है, कोई किसान कह रहा हमको इतना नहीं इतना ज़मीन चाहिए, कोई ज़मींदार कह रहा है कि हम अपनी ज़मीन देंगे ही नहीं, ठीक है, तो क्या है, उसको वो कोर्ट नहीं जा सकता है, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची ऐसी बना दी गई है, यहाँ पर आप एकदम लाचार हैं, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। चलते हैं ना, देखते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के अंत तक लगभग कितनी अतिरिक्त भूमि की घोषित की गई थी। कितने अतिरिक्त भूमि घोषित की गई थी, कितने, किसमें, लगभग 2.30 मिलियन हेक्टेयर भूमि घोषित किया गया था। 8वें पंचवर्षीय योजना के अंत तक लगभग 2.30 मिलियन हेक्टेयर भूमि अतिरिक्त घोषित की गई थी, जिससे लगभग 2.09 मिलियन हेक्टेयर भूमि 5.5 मिलियन लाभार्थियों में वितरित की गई थी। भू संपत्तियों के विखंडन का मुख्य कारण क्या था। करें, भू संपत्ति जो है वो विखंडन का उसका मुख्य कारण क्या था, ठीक है। तो वारिसों के बीच भूमि का पारंपरिक विभाजन। अब क्या होता है, मान लीजिए क्या है, आपके दादाजी हैं, ठीक है, ये आपके दादाजी हैं, ये आपकी दादी जी हैं, ठीक है, दादी जी हैं, दादा दादी हो गए, मैं इतना ही लेके चल रहा हूँ। अब इसमें क्या हुई, आपके पापा हो गए, इनके दो बच्चे हुए, ठीक है, दादा दादी से एक आपके पापा हो गए, एक आपके चाचा हो गए, ठीक है, पापा हो गए, आपके चाचा हो गए। अब इन पापा के आपके क्या है, पापा के दो बच्चे हो गए, ठीक है, पापा के दो बच्चे हो गए, एक बच्चा ये हो गया, एक बच्चा, चाचा के क्या हुआ, एक बच्चा ये हो गया, एक बच्चा ये हो गया, ठीक है। तो ये एक बच्चा ये हो गया, एक बच्चा ये, एक बच्चा ये, एक बच्चा, ठीक है। अब देखिए दादा दादी यहाँ कितना, मान लीजिए यहाँ आप दादाजी के 20 बीघा खेत है, ठीक है, 20 बीघा खेत है, तो ये दादा के दो डिवाइड हो गए, 10 बीघा इनको मिल गया, 10 बीघा इनको मिल गया, फिर इस 10 बीघा में दो डिवाइड हो गया, 5 इनको मिल गया, 5 इसमें मिल गया, इनको भी बच्चे दो थे, 5 इसमें। अब इनके भी मान लीजिए दो बच्चे हो गए, ठीक है, तो क्या हो गया, ढाई ढाई पड़ गया। तो ऐसे क्या हो गया है, वारिसों के बीच जो पारंपरिक विभाजन हो जाता था, वही भू संपत्तियों के विखंडन का मेन कारण माना जाता था। तो यहाँ रखिए, भूमि के छोटे टुकड़ों में बांटने के कारण वारिसों के बीच भूमि के पारंपरिक विभाजन की पद्धति, इसके समय में भू संपत्तियां छोटी और बिखरी हुई हो गई, जिससे कृषि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आज क्या है, जो कृषि पद्धति है उस पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि बहुत से सारे खेत छोटे छोटे हो गए हैं। पर मान लीजिए ये खेत है, अब इसमें इस खेत में पहले दो हिस्सा हुआ, फिर इसमें चार हिस्सा हो गया, फिर इसमें क्या हो गया, इतना हिस्सा हो गया, तो कितना हो गया, 8 हिस्सा हो गया। तो ये छोटे छोटे हो गए, जिससे क्या होता है, आधा तो यहाँ पर नाला सिंचाई वाला बन गया, जिसको बरहा कहते हैं, ठीक है, गांव में बरहा कहते हैं ना, आधा तो बरहा बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या, इसमें कोई अगर बहुत बड़ा वो जिसको गेहूं काटने वाली, तो आधी मुड़ी नहीं पाती, तो आधी तो ये हो गया। आधा तो क्या होता है, मान लीजिए ये सड़क है, ठीक है, ये सड़क है, ये मतलब ये आपका, ये तो मेड़ है, और यहाँ से आपका ये सड़क है। अब यहाँ पर जाने के लिए रास्ता नहीं है,
जब इनका खेत कटेगा, इनका खेत कटेगा, तभी इनका खेत कटेगा, ठीक है। तब ये होता है जब यहाँ पर जो मशीन काटने वाली, अब इनका कटा नहीं, इनका कटा नहीं, इन्हीं के चक्कर में ये भी लेट हो रहे हैं। तो ये भी प्रॉब्लम होती है, बहुत छोटे छोटी प्रॉब्लम होती है गांव में। आप कभी देखिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ ट्रैक्टर जा ही नहीं पाती, ये नहीं तो दूसरा कुछ बो देते हैं। अब यहाँ क्या होता है, जब इनका कटा नहीं है तो इनका बोए कैसे, ठीक है। तो ये भी होता है। तो यही होता है सब कुछ, ठीक है। ये याद रख लेंगे। चलते हैं, देखते हैं। करें, भारत में भूमि चकबंदी की आवश्यकता के बारे में पहली बार किस वर्ष विचार किया गया था? भूमि चकबंदी के बारे में, आवश्यकता के बारे में 1917 में विचार किया था। इसी कारण अखिल भारतीय कृषि परिषद ने स्थानीय सरकारों को इस दिशा में उपाय करने की सलाह दिया था। करें, चकबंदी की वैधानिक विकास की पहली अवस्था किस अधिनियम के से प्रारंभ हुई थी? करें, किस अधिनियम से प्रारंभ हुई थी, ये बताना है, ठीक है। तो ये किस अधिनियम से प्रारंभ हुई थी? बड़ौदा अधिनियम 1920 से प्रारंभ हुई थी। चकबंदी की पहली अधिनियम बड़ौदा अधिनियम 1920 से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। ये याद रखेंगे, बड़ौदा अधिनियम चकबंदी वैधानिक की प्रक्रिया 1920 के बड़ौदा चकबंदी अधिनियम 1920 से शुरू हुई थी, जिसमें चकबंदी ऐच्छिक आधार पर लागू की गई थी। चकबंदी ऐच्छिक आधार पर 31 मार्च 2007 तक भारत में कुल कितने क्षेत्रफल में चकबंदी की जा चुकी है? 31 मार्च 2007 तक भारत में कुल कितने क्षेत्रफल में भूमि की चकबंदी की जा चुकी है? भूमि की चकबंदी के, तो 31 मार्च 2007 तक लगभग 66.10 मिलियन हेक्टेयर भूमि की चकबंदी की जा चुकी है, जबकि देश का कुल क्षेत्र लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर था, ठीक है। कितना? 142, 66 कर चुकी है। चकबंदी की प्रगति किसानों को विस्थापन के भय से और बड़े किसानों को अधिक लाभ मिलने की आशंका के कारण धीमी रही, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि बड़े किसान को लाभ मिल जाएगा और क्या है, किसान विस्थापित हो जाएगा, इसलिए थोड़ी सी प्रक्रिया धीमी रही। तो 66.10 बिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या, भूमि सुधार कार्यक्रमों को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कौन सी पूर्व शर्त मानी जाती है? भूमि सुधार कार्यों प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कौन सी व्यवस्था पूर्व शर्त मानी जाती है? तो कौन सी व्यवस्था पूर्व शर्त मानी जाती है, ये बताना है। तो कौन? भूमि अभिलेख प्रबंधन व्यवस्था, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। भूमि सुधार कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए सही और मतलब करंट भूमि अभिलेख रिकॉर्ड होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे भूमि स्वामित्व, क्षेत्रफल, भूमि श्रेणी, राज्यों से संबंधित जानकारी स्पष्ट रहे, जिससे विवाद कम रहे। मतलब जब तक बढ़िया हर चीज दस्तावेज, हर चीज सही नहीं रहेगा, तब तक कोई रिफॉर्म कैसे कर सकता है, ठीक है। पता चला किसी की जमीन ही चली गई, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, जब तब तक नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, भू अभिलेखों के कर आदतन करने और राजस्व प्रशासन को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की परियोजना सबसे पहले किन राज्यों में 1987-88 में शुरू की गई थी, ठीक है। भूमि अभिलेखों के आदतन करने और राजस्व प्रशासन को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की परियोजना सबसे पहले किन राज्यों में 1987-88 में शुरू की गई? सबसे पहले किन राज्यों में 1987-88 में शुरू की गई? तो उड़ीसा और बिहार में शुरू की गई। 1987-88 केंद्र सरकार ने भू अभिलेखों को अद्यतन करने में, राजस्व प्रशासन को मजबूत करने और परियोजनाओं की शुरुआत में करने के लिए उड़ीसा और बिहार में की। इसके बाद अन्य राज्यों में हुई, ठीक है। तो याद रख लेंगे, सबसे पहले कहाँ हुआ, ये उड़ीसा में हुआ और क्या हुआ, बिहार में हुआ, ठीक है। भू अभिलेखों के आदतन मतलब करंट समसामयिक बनाने के लिए, राजस्व प्रशासन को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की परियोजना सबसे पहले कहाँ पे हुआ, ये उड़ीसा और बिहार में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, यह परियोजना किन राज्यों में किस वर्ष लागू की गई? उड़ीसा और बिहार में प्रारंभिक होने के बाद 1989-90 में इस परियोजना को अन्य राज्यों में लागू कर दिया गया, जिससे सर्वेक्षण, पुनर्वेक्षण और कर्मचारियों को प्रशिक्षण को बढ़ावा मिला, ठीक है। तो 1989 में किस वर्ष अन्य राज्यों में 1989-90 में लागू हुआ, ठीक है, वही पुराना वाला करें। भू अभिलेखों को सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी दर्ज होती है?
भू अभिलेखों में समानता निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी, जो भू अभिलेख होता है उसमें कौन सी जानकारी दर्ज होती है ये बताना है। तो क्या है, भूमि की श्रेणी और भू राजस्व, ठीक है। भू अभिलेखों भूखंड का क्षेत्रफल, मालिक का नाम, भूखंड का क्षेत्रफल होना चाहिए, मालिक का नाम होना चाहिए, और ये सही हो उच्चार हो जाएगा, ठीक है। प्रयोग सभी, भूमि का क्षेत्रफल, भूमि के मालिक का नाम होना चाहिए, भूमि श्रेणी और भू राजस्व, ठीक है। तो ये सभी होना चाहिए, उपरोक्त सभी जानकारियाँ मिलती है, ठीक है। तो इतना याद रख लेंगे ना, देखते हमारा क्या है। पर भू राजस्व प्रशासन पर रिपोर्ट किस मंत्रालय की समिति द्वारा 1995 में जारी की गई थी? भू राजस्व प्रशासन पर रिपोर्ट किस मंत्रालय की समिति द्वारा 1995 में जारी किया गया था, ये बताना है। तो किस ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय की समिति द्वारा 1995 में भू राजस्व प्रशासन पर रिपोर्ट जारी की गई थी, जिससे भूमि अभिलेखों में सुधार और प्रशासन ढांचे में बदलाव के सुझाव दिए गए। करें, भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और भूमि प्रशासन में समानता लाने के लिए समानता लाने के लिए दूरदृष्टि दस्तावेज किस वर्ष जारी किया गया था? भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और भूमि प्रशासन में समानता लाने के लिए दूरदृष्टि दस्तावेज जो था वो किस वर्ष जारी किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब जारी किया था? 1999 में। 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि भू अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और भूमि सूचना प्रणाली के स्तरीकरण के लिए दूरदृष्टि दस्तावेज जारी किया गया, जिससे आधुनिक सर्वेक्षण और भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को बढ़ावा मिला, ठीक है। तो आधुनिक सर्वेक्षण और भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को बढ़ावा मिला, ये याद रखेंगे। नहीं, देखते हमारा क्या है। बस इतना ही क्वेश्चन था, जितने भी क्वेश्चन आपके थे किसमें, इसमें भूमि सुधार वाले में सब कुछ हम क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचा है जो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्राम विकास और भूमि सुधार, ठीक है। ये आपका टॉपिक है, आपके घटना चक्र में ये टॉपिक दिया गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, जितनी चीज़ें हैं इनको देखिए। अभी हमने क्या किया है, ये करो, एक लेक्चर आपका ग्राम विकास में और मैं लाऊंगा, ठीक है। क्योंकि वो लेक्चर थोड़ा सा इसमें है, मैं सोच रहा हूँ उसमें, क्योंकि एक लेक्चर हो रहा है, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, जो जो आपके नए नए चीज़ें हैं उनको करवाना है। जैसे आपका क्या हो जाएगा, ये आपदा प्रबंधन वाला हो गया, या आपका कंप्यूटर का हो गया, ठीक है। आपका करंट वाला हो गया पोर्शन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं करवाऊँगा, ठीक है। आपको मैं वो कभी करवा रहा हूँ, ठीक है, लेखपाल के लिए प्रैक्टिस सेट, तो वो भी कर लीजिएगा। तो हर चीज़ें आप मैनेज कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपका नहीं पूछा जाएगा, यहाँ कर लीजिए। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है आपके लेखपाल में, अगर ग्राम विकास समाज वाले में, आप पिछले जितने भी योजनाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़िए, ठीक है। योजनाएं, क्योंकि आप कभी भी कोई भी पेपर दीजिए जिसमें गांव से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं, उसमें योजनाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो मैं आप भी कहता हूँ, अभी एक योजनाओं का हम आपका और लाएंगे, ठीक है। एक योजना का आपका मतलब वीडियो और आएगा, क्योंकि हमने 2-3 योजनाओं का वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है, जाकर कर लीजिए। एक योजना का वीडियो और लाएंगे, लगभग आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आपका ये आपदा वाला इन्वायरमेंट ये सब करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।